जरूरी नहीं होता है कि इन डिटर्मिनेंट कि हमें रो बाय कॉलम ही करना है, इट्स नॉट मैंडेटरी, हम रो बाय रो के फॉर्म में भी स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। बट अल्टीमेटली जो फाइनल आंसर आएगा वो सेम आएगा, भले ही ये दोनों दिखने में अलग हो, पर हमेशा उस फॉर्मेट में दो में स्प्लिट करना है जिसके बाद उनकी वैल्यूज आसानी से निकले, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सॉल्व करना है, हमें सिर्फ दो में स्प्लिट करके नहीं छोड़ देना है। अगर इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तुम दो में स्प्लिट करो जिसकी वैल्यू ही नहीं निकलेगी तो तुम फंस जाओगे, कोई फायदा ही नहीं रहेगा, इसीलिए। ठीक है, चलो तो ये हमने आखिरी पार्ट यही देखा था, सर मल्टीप्लिकेशन। हाँ बेटा बोलो। सर हम बोलो लोग जल्दी। मल्टीप्लाई करते हैं तो हाँ, सर लिख सकते हैं ना? सर हम लोग ऐड कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब डिटर्मिनेंट्स ऐड कर सकते हैं क्या, ये पूछ रहे हो? क्या मतलब सर पूछ वहाँ रहे पे हो? कॉस अल्फा है और कॉस। एक सर जो सेकेंड। फर्स्ट कॉलम है, मान लीजिए वहाँ पे कॉस अल्फा ही होता तीनों, मतलब तीनों प्लेसेस पे, रुको तो रुको सर हम रुको, क्या बोलो वापस माइनस बोलो। कॉस अल्फा? एक सेकेंड, वापस से बोलो, वापस बोलो। सर जो आपने लास्ट क्वेश्चन करवाया था। हाँ ये रहा सामने, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही? सर लैग करिए। स्क्रीन तो मेरे ख्याल से सबको विजिबल है। हाँ सर विजिबल। सर यस मैं स्क्रीन दिख टेक्स्ट रही में। है। अब तुम क्या बोल रहे हो मैं कैसे समझूंगा? मैंने स्क्रीन पे तो सामने रखा हुआ है, तुम समझा दो मुझे क्या बोलना चाह रहे हो, और जल्दी समझाओ जो भी बोल रहे हो, मैं आगे बढ़ूं फिर। कोई एक वैल्यू है, मान लेते 111, तो सर हम लोग हाँ, -1 प्लस करके लिख सकते हैं? क्या बोल रहे हो वापस बोलो। सर नहीं है बेटा सर क्लियर, आवाज भी बहुत, शोर भी बहुत हो रहा है, अलग से ओके पूछ सर, लेना बाद तुम में बेटा। देखते हैं। हाँ अलग मैं से पूछ लेना। हाँ बहुत ज्यादा शोर हो रहा है क्योंकि। चलो माइक है ये, इसका माइक ऑन है क्या? ए यार वो नहीं है, दिया माइक को बंद करो। मैंने वन नोट ही बंद कर दिया। ऑल राइट, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने दो क्वेश्चंस तो देखे थे मल्टीप्लिकेशन के, थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब अपन। अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट हमारा कंटिन्यू चल रहा है। In a triangle ABC, in a triangle ABC, सर क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन वही मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूड। ओके। मैथ्स मैथ्स में तो अभी तो क्वेश्चन ही चलेंगे ना अपने, तो बहुत सारे हैं इतना, क्योंकि आसान नहीं है मल्टीप्लिकेशन, इस पे प्रैक्टिस बहुत करवानी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि इस पे नए क्वेश्चन बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। कल जो जो भी मैंने शीट्स दी थी, डिस्कशन किया था, उनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। कल मैंने अलग से भी कुछ इंपॉर्टेंट शीट्स भेजी थी आईटीएफ की, तो उनको कर लेना। ये है हमारा, ठीक है, इन अ ट्रायंगल एबीसी इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। इसको बगैर मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, बट अभी तो यही क्वेश्चन है, कैसे करोगे। और हम मल्टीप्लिकेशन, मैं तुम्हें मल्टीप्लिकेशन से ही बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी किताबों में दिया रहता है नॉर्मली सॉल्व करने में, मैं इसको मल्टीप्लिकेशन से क्रैक करूंगा। यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात तो ये कि सर यहाँ पे तो एक ही टर्म है, और जब हम मल्टीप्लिकेशन में लाते हैं तो कितनी टर्म होती है हमारे पास? तीन तीन तीन। टर्म्स होनी चाहिए, तब तो हम लिख पाएंगे, वरना कैसे लिख पाएंगे।
हमें तो इस फॉर्मेट में बदलना है। तो अब क्या करेंगे? किसी को कुछ आइडिया? कोई क्लिकिंग? तो देखो इधर इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करेंगे। क्या सबको पता है कि नहीं पता है डेट a प्लस बी प्लस सी पाई होता है? यस सर। ठीक है, तो a को हम पाई माइनस ऑफ बी प्लस सी भी लिख सकते हैं, पता है कि नहीं? तो Yes. b को अपन पाई माइनस a प्लस सी भी लिख देते हैं। इसका मतलब देयरफॉर क्या अपन साइन a को साइन b प्लस सी लिख सकते हैं ट्राइंगल में? यस। साइन b को अपन साइन a प्लस सी लिख सकते हैं। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, दोनों तरफ साइन लिया है बस। कंडीशनल आइडेंटिटी में हमने बहुत यूज किया है पिछले साल ट्रिगो में। बोलो ऐसा लिख सकते हैं? जवाब दो। यस। चलो बढ़िया। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना इधर। मैं इसी एक्सप्रेशन को कुछ और फॉर्मेट में लिखूंगा। साइन 2a मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसको साइन a प्लस ए लिख दूं अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। फिर साइन c को अपन साइन a प्लस बी लिख दें। साइन b को अपन साइन a प्लस सी लिख दें। साइन c को अपन साइन a प्लस बी लिख दें। साइन a प्लस सी, साइन b प्लस सी। बोलो जल्दी। साइन a प्लस सी, सर वो सेकंड में तो sin 2a प्लस सी होगा ना? 2b है ना वो, तो उसको हाँ, b तो प्लस b बी प्लस लिख बी। दो, डायगोनली वैसा चल दो। साइन c प्लस सी, दो चाहिए ना मुझे, वहां ऑलरेडी दो थे। a को मैंने b प्लस लिख दिया, मुझे तीन टर्म्स बनानी है बेटा, वरना मैं कैसे दो में स्प्लिट कर सकता हूँ? एक टर्म से अपन थोड़ा स्प्लिट कर पाएंगे। तो बोलो इज दैट क्लियर? ऐसा लिख सकता हूँ। यस और सर। क्या इसको और सिंपलीफाई? बस ये इतनी सी स्टेप होती है यहाँ पे, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में सोचना पड़ता है बेटा, फिर तो एक सेकंड में आंसर आएगा। मतलब एक ही स्टेप में तुम्हें आंसर लिखना है, बस कुछ भी नहीं करना है। और साइन ए को क्या अपन साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं? पहले भी लिख सकता था वैसे तो। बोलो जल्दी। तो दूसरी टर्म को अपन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिख सकते हैं। और तीसरी टर्म हो जाएगी मेरी साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। बोलो जल्दी, इज दैट क्लियर? दूसरी वाली टर्म नीचे बताओ, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैंने बोला था ना ये लिखने में बहुत टाइम जाता है बस, बाकी तो इसके बाद तो एक ही उसमें कर देंगे अपन। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी कॉस बी प्लस साइन बी कॉस बी, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। सेम थर्ड भी लिख लोगे? मतलब लिख लोगे ना? बोलो जल्दी। चलो, क्या अब इसको दो में स्प्लिट कर सकते हो रो बाय कॉलम के फॉर्म में अगर अपन करना चाहे तो? बोलो, क्या इसको तुम दो में स्प्लिट करके बता सकते हो? सोचो। यहाँ पे पहली टर्म है साइन ए कॉस है, हम रो बाय कॉलम जाएंगे, ठीक है? रो बाय कॉलम, पहली पोजीशन है A11, मतलब पहला रो पहला कॉलम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या लिखोगे? सिमेट्रिकली चलेंगे। यहाँ साइन ए लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे? कॉस से। कॉस है, साइन फिर है, उसके कॉस बाद है, साइन है, 0। देखो अब साइन ए लिखा, फिर से एक और साइन ए कॉस है, तो क्यों ना अपन यहाँ पे कॉस ए ले लें और यहाँ साइन ए ले लें। देख रहे यस सर। अपन साइन ए कॉस ए भी ले सकते हैं, पर ये एक ऐसी ट्रायल ले रहा हूँ कि आगे अपन को हमेशा दो का कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है? थर्ड क्या बना सकते हैं? कुछ भी रख सकता हूँ यहाँ पे, 0 एक जीरो होगा, एटलीस्ट एक जीरो होगा, ये यस कंफर्म है। सर। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं A12, फर्स्ट रो तो के दो टर्म्स तो मेरे फिक्स हो गए। अब सेकंड कॉलम के थिंक करो, करो थिंक सेकंड कॉलम के। साइन ए इधर है तो यहाँ पे कॉस बी ले लेते हैं।
यहाँ कॉस है, इसलिए देखो यहाँ साइन ए लेते तो तुम फंस जाते, तुम्हें चेंज करना पड़ता, पहले ही गलत हो जाता। यस और नो? यस सर। पहले ही गलत हो जाता वो चीज। बहुत कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है, देखो एक तरफ 1 भी रख सकता था, दूसरी तरफ 2 का प्रोडक्ट भी रख सकता था। मतलब मैंने तुम्हें क्या कहा कि क्वेश्चन बनाना आसान है पर सोचना टफ हो जाता है लिटरली, और नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना इन एक्सप्रेशंस का थोड़ा सा और टिपिकल होता है प्रॉपर्टीज लगा लगा के, इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा है। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट कोई टॉपिक है, इट्स जस्ट अ मेथड टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस ऑफ डिटर्मिनेंट। कॉस से साइन ए कॉस बी, तो इधर कॉस ए तो यहाँ साइन बी है, फिर से यहाँ कुछ भी रख सकता हूँ। अब थर्ड क्या है, A13, फर्स्ट रो तो क्लियर है अपनी, तो साइन ए तो यहाँ कॉस सी लेना पड़ेगा, कॉस ए तो यहाँ साइन सी लेना पड़ेगा, यहाँ कुछ भी लो चलेगा। बोलो रो बाय कॉलम समझ में आया? जवाब दो। सर ये एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या एक्सप्लेन? कौन सा वाला एक्सप्लेन? A11 कैसे लिखा है ये? हाँ सर। बेटा कल की क्लास पढ़ी थी? नहीं हाँ पढ़ी सर, थी? बट ये समझ नहीं आया ये। अरे यार कल ही तो मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, तुम्हें ही सिखाया था। इसका मतलब क्या होता है नंबर का मतलब? बोलो आदित्य। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। वेरी गुड, ये रही मेरी फर्स्ट रो, ये रही मेरी फर्स्ट कॉलम। क्या रखूं कि ये टर्म बने? नहीं सोच सकते, ज्यादा एफर्ट लग रहा है। अरे एक एक रख दो दोनों तरफ, पर सिमेट्रिकली थोड़ा सा सोचते हुए, ताकि आगे डिस्टर्ब नहीं हो। ये क्या पोजीशन बता रहा है? A12 मतलब क्या होता है बताओ? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। हाँ, ये फर्स्ट रो के मैंने 2 फिक्स कर लिए, तो सेकंड कॉलम में कॉस बी मल्टीप्लिकेशन मैंने बेटा साइन ए के साथ, तो यहाँ कॉस बी लूंगा कि कुछ और लूंगा? 10 लूंगा क्या? हाँ सर, बोल। कॉस भी और साइन भी, ठीक। हाँ, और फिर इधर थर्ड कुछ भी ले सकता हूँ क्योंकि 2 ही टर्म है, मुझे 3 टर्म जनरली होती तो मैं 3 में स्प्लिट करते हैं, तो 2 ही टर्म चल रही है। अब समझ आ गया? हाँ सर। ये पोजीशन याद रखो, रो बाय कॉलम कर रहे तो, अगर यही हम रो बाय रो कर रहे होते तो दोनों रो हो जाते, फिर पहला रो और उसका तीसरा रो वैसा। ठीक है, पर जनरली अपन रो बाय कॉलम पे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बाकी पे भी कर सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स में रो बाय कॉलम ही यूज होता है, तो अपना मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन भी फटाफट हो जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड बताओ। अब ये वाला बताओ, ये पोजीशन है मेरी ए, तो कॉस भी इधर आएगा और साइन तो उधर है ही ऑलरेडी। पैटर्न वाइज देखा जाए तो इधर साइन ए कॉस ए चल रहा है तो अपन साइन बी सोचेंगे। ठीक है, और 2 1, अब यहाँ साइन भी है तो यहाँ कॉस ए भी है। हाँ सेट है। अरे 1 से करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, और यहाँ साइन ए ऑलरेडी फिक्स है तो यहाँ पे तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? कॉस बी लेना पड़ेगा। अरे आगे पीछे तो लिख सकते हैं ना इसको, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस बी, वैसा साइन बी कॉस ए कॉस बी साइन ए। इज दैट क्लियर? थर्ड कुछ भी रख सकते हो। यस। ये वाला भी बता दो। अब ये वाला तो चलो लिखा नहीं है, अब ये वाला देख लेते हैं। अब तो तुम सभी समझ गए होंगे। A22, A22 भी देख लो एक बार, इधर से 2 इधर से 2, साइन बी कॉस बी साइन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, सब सेट हो गया। अब तीसरा यहाँ लिखा नहीं है पर तुम्हें पता है यहाँ पे क्या है, ये साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो बताओ क्या बनेगा? यहाँ कॉस ए ऑलरेडी दिया हुआ तो साइन सी, यहाँ साइन है सेकंड टर्म साइन है तो यहाँ कॉस सी, और यहाँ कुछ भी रख सकता हूँ, तो क्यों ना हम इनको अंडा रख ले, 1 2 3 भी रख सकता हूँ एक तरफ, चलेगा। अल्टीमेटली आंसर 0 इंटू 0 करके 0 आएगा। समझ आया कि नहीं आया? बोलो आदित्य शिंदे। हाँ सर। ठीक है, याद रखना जब तुम संगीत से प्रैक्टिस करो तो हो सकता है वो रो बाय कॉलम से ना करते हुए रो बाय रो, कॉलम बाय रो, किसी में भी 2 में स्प्लिट कर सकते हैं, तो वो थोड़ा देख लेना। हम रो बाय कॉलम से कर रहे हैं, आंसर सबसे आ सकता है। कैन वी प्रोसीड नाउ? सर आंसर मोस्टली 0 ही आता है। नहीं, ये वाला बस मुझे पता था तुम ये बोलोगे और गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आईआईटी जेई में आया, जो क्वेश्चन जेई मेन में आया, उनमें आंसर 0 नहीं थे। ये आसान है 2 टर्म सोचना, इस कारण अभी मैं वैसे करवा रहा हूँ। अभी तो ये बेटा थर्ड ही क्वेश्चन आया है, अभी धीरे धीरे देखो। जैसे वो अपना ये वाली जो क्वेश्चंस थे टर्म कैंसलेशन वाले ट्रिगो में, उसमें मैक्सिमम में पाई बाय 4 था, बट क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम और उसमें उसमें पाई बाय 2 या ऐसे दूसरे भी आने लग गए। ठीक है, वो डिपेंड करता है, हमें इसलिए मेथड याद रखनी है। क्या अब हम आगे बढ़े, कोई दूसरा क्वेश्चन करें? यस सर। यस। ठीक है, चलो मैं तुम्हें बता दूं, देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एग्जामिनर आईआईटी वाला बस इसके दिमाग में इसको रखना है कि क्या बोल रहे हो सर उस लास्ट रो और कॉलम में कैसे 0 लगा?
कुछ भी रख दो बेटा, यहाँ 2 ही टर्म है, तीसरी कुछ नहीं है, तो तीसरे को अपन 0 कह सकते हैं। प्लस अंडा प्लस अंडा प्लस अंडा प्लस अंडा। हाँ सर। ठीक है, अब 0 के लिए जरूरी नहीं कि दोनों 0 हो, कुछ एक तरफ दूसरा नंबर रख दो, दूसरी तरफ दूसरा, ऐसा भी कर सकता हूं मैं। ठीक है, बट हमें अल्टीमेटली इजी वे में सॉल्व करना है फिर बाद में, तो दोनों 0 लो तो सॉल्विंग इजी हो जाएगी ना फिर, और या एक भी 0 हो गया तो ओवरऑल 0 होगा। अब देखो, ये लिखना मत, कोई मत लिखना, मैं तो बता रहा हूँ, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े टर्म्स है, बहुत बड़े बड़े टर्म्स है। ये दिमाग में एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाते समय मल्टीप्लिकेशन पे ऐसा सोच लिया, फिर वो मल्टीप्लाई करके तुम्हें बड़ा सा चौड़ा दे देगा, इतने सारी टर्म्स होगी उसमें, ऐसा दे देगा वो। ठीक है, तो मुझे बताओ, आंसर तो 0 ही आना है ना? यस सर। अगर एक 0 हो गया तो ओवरऑल तो 0 ही होगा। यस सर, बट 0 ही हो जाएगा। इसको नॉर्मल सॉल्व करना बहुत टफ होगा, क्योंकि सब में बहुत सारी टर्म्स होगी, टिपिकल टर्म्स होगी, और सिंप्लीफाई करके दे देंगे वो। ठीक है, तो और मजा आता है, जब सिंप्लीफाई करके देते तो और ज्यादा मजा आता है। अभी तो अलग अलग टर्म्स दिख रही है, तो इन दो में तोड़ना भी टिपिकल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे, अब जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं अपन, 1 2 3 4 ऐसा दे दिया, 2 और 12 14 दिया हुआ है पहली टर्म, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करके दे दिया, और यहाँ 0 ही है, तो पहली टर्म 14 है। क्या इस 14 को ऐसा तोड़ पाने का सोच पाओगे? नो सर। नहीं सोच पाओगे। तो तुम अब समझ गए ना, जैसा कि सुडोकू का जो लेवल 3 लेवल 4 होता है वैसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन की कोई लिमिट नहीं है, और तुम्हें कहीं लिख के भी नहीं देंगे कि तुम्हें मल्टीप्लिकेशन से करना है। तो मल्टीप्लिकेशन हमें कब ट्राई करना है, इससे क्या समझ में आया? कहीं पे भी वर्ड मल्टीप्लिकेशन तो लिखा नहीं रहेगा। तो जब तुम नॉर्मल प्रॉपर्टी से क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो आखिरी क्या कॉन्सेप्ट लोग सोचोगे फिर? बोलो। मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बस यही टेक्निक है कि कब मल्टीप्लिकेशन लगाना है। जब दूसरी मेथड्स नहीं सोच पाओ तो आखिरी वो बचेगी, लगा लो दम जितना लगा सकते हो, जितना दिमाग लगा सकते हो, और फिर देखो। Let alpha comma beta be the roots of equation ax square plus bx plus c equals to 0. Sn is equal to alpha raised to n plus, ये आया था जेई मेंस में, और जिस साल ये आया था उसी साल एडवांस में भी क्वेश्चन आया था मल्टीप्लिकेशन पे, बताऊंगा। और दोनों क्वेश्चन जिस तरीके से ये वाला भी और जो एडवांस वाला था, वो प्रॉपर्टीज से हो सकते हैं दोनों क्वेश्चन। बहुत बार किताबों में इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व करके बताते हैं, बट हम नहीं करेंगे, हम तो इसको मल्टीप्लिकेशन से क्रैक करेंगे। अब धीरे धीरे तुम्हारा लेवल देखना हमें बढ़ाना है अब, क्योंकि इसमें आई होप सभी ने एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे होगे, तो मतलब कर ली होगी या कर रहे होगे। मैंने कल भी तुम्हें एक Yes. टिप दी थी, जिसको थोड़ी सी भी डिफिकल्टी होती है, बेटा सबसे पहले एनसीईआरटी करना सॉल्व। कोई भी बड़ी बुक उठा लोगे ना तो कुछ फायदा नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तुम करो तो। जो अप्रोच, जो थिंकिंग, जो बच्चे बोलते हैं ना सर अप्रोच नहीं बन रही है, वो एनसीईआरटी के सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड क्वेश्चन से बनेगी। मेरी बात तो मानो, एक टॉपर ने ये तरीका अपनाया तो तुम भी अपना सकते हो। मतलब एनसीईआरटी इस टॉपिक के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, और होगा तो मैं एनसीईआरटी का समेशन भी कर दूंगा, देखते हैं। चलो इसको सॉल्व करना है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इससे याद आया, सब आ चुके हैं ना, ऑनलाइन ही है ना? चलो 98 स्टूडेंट्स Yes, हैं, sir. काफी है। 98 स्टूडेंट्स से मैं कुछ पूछने वाला हूँ, ध्यान से सुनना सब। ठीक है, ये तो तुम्हें सबको पता चल गया होगा कि सैटरडे के बजाय हमें फ्राइडे को, मतलब कल देना है टर्म टेस्ट। मैंने एक मैसेज Yes, किया sir. Yes, sir. यस सर। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो विंडो सैटरडे मॉर्निंग में खत्म हो रही है 8 o'clock पे। ठीक है, तो कल तुम टर्म टेस्ट दोगे। ठीक है, तो व्हाट आई एम थिंकिंग, और जो दर्पण का भी मैसेज आया था मेरे पास, क्या हम कल की क्लासेस स्विच कर दे सैटरडे को, सैटरडे मॉर्निंग, Yes. Yes, sir. चलेगा। हाँ सर। ताकि कल तुम आराम से फिर टर्म टेस्ट दो अपने अप्रोप्रिएट टाइम पे, अच्छे से पढ़ के फ्रेश माइंड से। क्योंकि अगर तुम कल 9 से 2 पढ़ोगे, फिर पेपर देने में तुम्हें आलस आएगा, बहुत सारे छोड़ भी देंगे पेपर फिर, और सैटरडे इतनी जल्दी उठोगे नहीं सुबह। फिर बोलो
क्या ये सबको मतलब सब एग्री करते हो कि कल की Yes. क्लास हम सैटरडे को हाँ शिफ्ट सर कर दें? चलेगा। ठीक है, और कल फिर तुम्हारे Yes, पास sir. पूरा टाइम रहेगा। सभी एग्री कर रहे हो? किसी को दिक्कत तो नहीं है कल की क्लास अगर मैं Agreed, sir. सैटरडे को स्विच करूं? एग्रीड सर। ठीक है, चलो तो फिर कल अच्छे से रिवाइज करना। मैं फिर कह रहा हूं, मैथ्स में अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप को तो बहुत सारी किताबें करोगे तो अच्छा ही, ये प्रैक्टिस होगी, बट नोट्स शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं बार बार वही चीज कहता हूं। उसके बाद तुम नया क्वेश्चन ट्राई जरूर कर सकते हो फिर, क्योंकि कोई किताब करोगे तो हो सकता है उसमें सब वैरायटीज तुम नहीं आ पाए तुम्हारी, पर अगर हम हर टॉपिक में 15-15 20-20 चैप्टर लेक्चर्स कर रहे हैं तो उसमें सब वैरायटीज ही तो देख रहे हैं हम क्लास में। ठीक है, तो कल की क्लास को मैं सैटरडे मॉर्निंग में शिफ्ट कर रहा हूँ। हीत जोशी, तुम्हें बहुत दिक्कत होती है इसलिए तुमसे अलग से पूछ लेता हूँ मैं। हीत जोशी, Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. अरे जोर से बोलो। No, sir. No, sir. ठीक है, चलो ये हो गया। और सैटरडे को एक और चीज है जो शायद तुम्हें पता भी होगा, चिराग फेलर के साथ वेबिनार है। डू यू नो? सैटरडे इवनिंग। Yes. यस Yes. सर। तो वो भी अटेंड करना। मेरे ख्याल से सबका वही एक ड्रीम होता है, आईआईटी क्रैक करना। और आईआईटी क्रैक करना और फर्स्ट एआईआर तो खैर थोड़ा सा बियॉन्ड इमेजिनेशन होता है, बट उस बच्चे से भी समझना कि क्यों केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है, क्यों एनसीईआरटी के बेसिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे उसने स्ट्रेटेजी बनाई थी। अब जैसे कि तुम अब देखा जाए तो जो तुम्हारे सीनियर है उनकी तो बस अब एग्जाम हो ही जाएगी जुलाई अगस्त में, ठीक है, बट तुम्हारा अगला चांस है, तो तुम अपने आप को कैसे मोल्ड करो ताकि उस टारगेट को तुम अचीव कर सको, वो डेफिनेटली सुनना। ठीक है, डेफिनेटली सुनना। ठीक है, इस बार चांस मिला है तो वो अटेंड करना, तुम्हें कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन मिलेगा वो अटेंड करके। तो सैटरडे को फिर तुम इवनिंग में वो भी अटेंड कर लोगे तो दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो करें हम स्टार्ट क्वेश्चन को। यस सर। Yes. ठीक है, let alpha comma beta be the roots of the equation ax square plus bx plus c और Sn दिया हुआ है अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन इस टाइप से। अब सबसे पहले तो ये वैल्यू रखो, ये समझ में आई है क्या लिखा, क्या S1 S2। और ये ऑलमोस्ट ये जो जेईई मेन में आया है ना, तुम्हें पता है जेईई मेन हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन जो दे पूछता है वो किसी ना किसी किताब से कॉपी पेस्ट होता है, और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर किताब में मिलेगा। सिंगेज उठा लो, कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो, दिस क्वेश्चन यू विल गेट इन द बुक। ठीक है, इसलिए बच्चों से बन गया था। हालांकि जो क्वेश्चन एक्चुअल आया था उसमें तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी लग रही थी, तुम्हें पता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच लग रही थी। बताओ किस टाइप की ऑब्जेक्टिव अप्रोच लग सकती है? इक्वेशन नोन मान लो। Alpha beta की values डाल के. सर वही ए इज इक्वल टू सी मान के डायरेक्ट नहीं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी बोल दोगे तो बेटा उसके रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे, और फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लोगे, फिर वो माइनस ओमेगा स्क्वायर लोगे। बेटा जो क्वेश्चन आया था उसमें कुछ और कोई क्वाड्रेटिक माननी पड़ रही थी। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिर उसको माइनस ओमेगा स्क्वायर उसके रूट्स होंगे कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ ट्रिनिटी। अगर तुम्हें रियल वैल्यूज से कॉम्प्लेक्स पसंद है तो कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हो यूज। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इसको पहले थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। 1 प्लस S1 मतलब क्या होगा? S1 ये रहा, Alpha plus beta. अल्फा प्लस बीटा। माइनस डी है। तो S2 क्या होगा? Alpha square plus beta square. प्लस बीटा स्क्वायर। तो S1 फिर से क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और जैसे ये टर्म बन रही है मेरा दिमाग क्या कह रहा है, मैंने तो जब सबसे पहले क्वेश्चन देखा था तो मेरा दिमाग ने सिर्फ एक ही चीज कहा, इसकी सॉल्विंग होगी, सबट्रैक्ट करो R2 को R2 माइनस R1 करो, ऐसे वे में दिया हुआ है किताबों में, तुम देख लेना। Alpha beta को तो मैंने simplify यहाँ पे करके. थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, इसको बेटा S2 कर दो, सभी S2 करना। ठीक है, वो लिखने में मैंने गलती कर दी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4। बोलो ये तो सबको समझ में आता है ना? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? क्यों आदित्य शिंदे, क्लियर है इतना? n की वैल्यू रखी और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। हाँ सर। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? इतनी सारी टर्म्स है, तो इतनी सारी टर्म्स को देखते हुए कैसे सॉल्व करोगे? तीन टर्म्स दिख रही है, देखो
जब कभी भी दो टर्म्स या तीन टर्म्स दिखे तो दिमाग में सबसे पहले क्या आ जाना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन। दो टर्म्स वाले को भी कर सकते हैं अपन, ठीक है, बस कभी कभार मल्टीप्लिकेशन टफ हो जाता है, नॉर्मल सोचना आसान हो जाता है, ठीक है। सर बोलो सर, अल्फा बीटा का ऐसा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और उसको होल क्यूब और सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बिल्कुल फॉर्म में कर ला सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट अभी अपन देखो अपन क्या करने वाले हैं, ठीक है। तीन टर्म सही सर, यहाँ पे तो 3 है, पर इस 3 को देख के तुम्हें सबसे पहले एक ही चीज क्लियर होती है, बताओ क्या? थिंक वन होती प्लस वन प्लस वेरी वन गुड, 1 + 1 + 1 वेरी गुड, मतलब तुम ये चीज तो सोच गए। मेंस में इतना ही लॉजिक बेटा यूज होता है। 3 को अगर तुम 3 1 में तोड़ गए, तुमने मेंस क्रैक कर ली। मेंस इतना ही तो होता है। 1 1 1 1 1 1। एनी डाउट? पूछ लो। रो बाय कॉलम सिमेट्रिकली चलेंगे, क्योंकि अगर एक तरफ में 2 रख दूं, एक तरफ 1 रख दूं, एक 0 बना दूं, पर 2 कहीं और है नहीं, इसलिए मैंने इसी वे में ही करा। ये रीजन दे सकता हूं मैं तुम्हें। आगे बढ़े। ठीक है, जैसे तुम सुडोकू में सोचते हो ना कि ये नंबर यहीं होगा तो Yes, उसका sir. लॉजिक होता है, वैसे ही अपन यहाँ भी सोच रहे हैं। 1 + अल्फा + बीटा। अब ये पोजीशन तो अपनी A11 थी, अब आइए A12। फर्स्ट रो तो हमने बना ली है, तो इसके करस्पॉन्डिंगली अगर ये मैं सही लेता हूँ, वी आर जस्ट सपोजिंग दैट वन दिस इज करेक्ट, अल्फा बीटा तो यहाँ 1 लोगे, यहाँ अल्फा लोगे, यहाँ वन बीटा, बीटा लेंगे। रो बाय कॉलम। उसके बाद कौन सी पोजीशन आती है? A13। अब A13 वाली बताओ। 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके, बिल्कुल सही, 1 अल्फा स्क्वायर। और देखो पैटर्न भी बन रहा है, और ये अपना वही याद है, पहला लेक्चर, पहला क्वेश्चन, मतलब दूसरा लेक्चर था। याद आ रहा है? 1x x Yes, sir. स्क्वायर, 1 1 y x y square, 1 स्क्वायर, y y square, 1 z z square. लाइक यस सर 2x minus y y उस minus फॉर्म z. में मैं लिख के बताऊंगा। अभी इधर आते हैं अपन, पहले वाले पे आ जाओ। अब आते हैं अपन A21 पे। A21 के लिए 1 तो तैयार है कॉलम, 2 ही तो सोचना है, तो जरा 2 मुझे सोच के बता दो, जल्दी से बता दो। सर बीटा फिर अल्फा। 1 अल्फा बीटा। ये क्यों लिया? क्योंकि A22 देखो, अब देखो सेट हो रहा है A22 भी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अगर ये अल्फा बीटा बीटा अल्फा करके लिखता तो यहाँ उल्टा लिखता मैं अल्फा बीटा को। आया कि नहीं आया? Yes. और थर्ड भी देख सकते हो। तो अब आखिरी तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। करके भी देख सकते हो। सो बोलो, बहुत टफ तो नहीं था शायद 2 में तोड़ना, ऐसा मुझे लगता है। बहुत टफ तो नहीं था, उसके ऊपर वाला ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था ये वाला देखा जाए तो। बोलो, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस सर। यस सर। ओके, चलो अब ये तो हो गया। अब मैं तुम्हें बोलता हूं कि इस वाले में रो कॉलम को इंटरचेंज करो। क्या वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट पे फर्क पड़ता है? नो सर। नहीं sir. अगर हम रो कॉलम को इंटरचेंज, ये तो प्रॉपर्टी नंबर 1 थी जो एनसीईआरटी और हमने पढ़ी थी, इंटरचेंज कर दो, देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। एक रो एक कॉलम को करते तो माइनस साइन आ जाता है एक। तो क्या ये टर्म सेम नहीं बन रही है? बोथ बिकमिंग सेम। लिख के बता देता हूँ, चलो लिख के बता देता हूँ, आधों को नहीं समझ में आएगा। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन गई, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन गई, थर्ड कॉलम थर्ड रो बन गई। बोलो, ये लिख दिया। शायद मैं रो बाय रो या वैसे लिखता तो एक ही बार में आ जाता, बट हमने रो बाय कॉलम करा इसलिए सेम नहीं। क्या ये दोनों सेम ही हैं? बेटा सेम दिख रहा है कि नहीं? बोलो यस बेटा। तो अगर ये सेम है तो Yes, sir. यहाँ पे तो होल स्क्वायर हो गया है। जो अपन 2 में स्प्लिट करते थे a इंटू बी में, वो a और b बराबर ही हो गए हमारे, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हमें सिर्फ इसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब वी नो व्हाट वी नो, वी नो क्या हमें पता है? वी नो वो ये है 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z स्क्वायर। x minus y into y minus y minus z z minus. जब 1x
x क्यूब होता है तो x प्लस वाई प्लस जेड आता है, 1 डिग्री और बढ़ जाती है। और जब 1x स्क्वायर x क्यूब आता है तो xy प्लस yz प्लस zx आता है। याद है सबको ये तीनों डिटरमिनेंट स्टैंडर्ड? यस तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे? हियर x is equal to 1, y is equal to ओ इसको उल्टा लिख लो। अपन एक और करा था ना रो कॉलम को, इसको ऐसे लिख लो, रो कॉलम को इंटरचेंज करके लिख दो। इसको बदलना पड़ेगा फिर, या तो एक सेकेंड, हाँ 1x x स्क्वायर रो कॉलम को इंटरचेंज करके लिख दिया। ये भी हमने देखा था दोनों एक ही होते हैं, 1z z, ठीक है। तो अब x मेरा 1 है, y मेरा अल्फा दिख रहा है और z मेरा क्या है? बीटा है। तो क्या तुम डायरेक्ट बिना सॉल्व करे लिख सकते हो एक्सप्रेशन? और उसका होल स्क्वायर भी है, ये मत भूलना। 1 माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों टर्म को पहले करो मल्टीप्लाई, बीटा माइनस 1 माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अलग अलग कर लिया होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अच्छे से और लिखो। अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। चलेगा 9th क्लास में? बताऊं क्या ये सबको आता है अलजेब्रा? चलो मेरे ख्याल से अब सभी बच्चे इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते क्या? ये माइनस बी बाय ए है, सम ऑफ द रूट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। फाइनल में जो आंसर दिया था ना बेटा, वो एबीसी में ही दिया था, ठीक है, चारों ऑप्शंस में, इसीलिए हम उस फॉर्म में बदल रहे हैं। वैसे तो इसको रूट डी अपॉन मॉड ए डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये पता है कि नहीं? मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा होता है रूट डी अपॉन मॉड ऑफ ए। ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac करके वो, पर यहाँ होल स्क्वायर दिख ही रहा था, इसीलिए फिर अपन ने वो कर ही लिया, डायरेक्ट ही बन गया। अब ये कितना बन रहा है? ये माइनस 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 तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है, हट गया। b प्लस c प्लस a, मतलब a प्लस b प्लस c अपॉन में a स्क्वायर स्क्वायर। देखो यही बन रहा है, आराम से देख लो एक बार, फिर बता। इधर b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 4ac आएगा अपॉन में a स्क्वायर, ये टर्म आ रही है। एक बार फिर से देख लो, कुछ गलती तो नहीं करी हमने, एलसीएम वगैरह और सब पॉइंट्स देख लो एक बार, यही आ रहा है, ठीक है। तो ये a स्क्वायर दो ऐसे a रेज़ टू 4 ही आएगा ना, a रेज़ टू 4 ही आएगा ना? यस हाँ सर। अब हो गया आंसर। अब तो लिख लो b स्क्वायर माइनस 4ac इंटू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर अपॉन में a रेज़ टू 4। इसको चाहो तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट से इक्वेट कर दो, ये मेरा f ऑफ 1 है, इसका होल स्क्वायर अपॉन में a रेज़ टू 4। ऐसा भी अजीबोगरीब फॉर्म में भी लिख सकते हो, f ऑफ 1 ही है a प्लस b प्लस c, ठीक है। चलो खैर छोड़ो, ये मेरा आंसर है। एनी डाउट यू कैन आस्क। आराम से सिस्टमेटिक वे में 2 में तोड़ा, फटाफट, हमें डायरेक्ट पता था, आंसर ले आए। ज्यादा माथापच्ची कैंसलेशन प्रॉपर्टी के झंझट से हम बच गए। ये था जेई मेंस का क्वेश्चन। तो क्या अब तुम तैयार हो आईआईटी जेई का जो उसी साल क्वेश्चन आया? आर यू रेडी नाउ? इतने क्वेश्चन कराने के बाद अभी करेंगे हम, कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं। सभी को समझ में आया ऊपर वाला क्वेश्चन? यस सर। यस चलो ठीक है। ये रो कॉलम का इंटरचेंज, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में, जैसा कि वो आईटीएफ में अपन ने देखा था ना, टर्म कैंसलेशन सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, फिर भी कोई नया क्वेश्चन बन सकता है। वी आर जस्ट सीइंग हियर द वैरायटीज, अपन क्या क्या सोच सकते हैं। अगर पहले से वो थिंकिंग अपन सोच ले तो पेपर में हमें वक्त नहीं लगेगा, हम बस उसी चीज के लिए कर रहे हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर पेपर में सोचने में बहुत टाइम लगता है, ऑन स्पॉट नहीं सोच पाते। अरे तभी तो अपन ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, पहले से ही देख लो वो वैरायटी। तुम्हें क्या लगता है जो टॉपर होता है क्या उसका ऑन स्पॉट पूरा दिमाग चलता है? क्या उसके पहले उसने कोई वैरायटी नहीं देखी रहती है? तुम गलत हो बेटा। उस बच्चे ने 90% वैरायटी, 99% वैरायटी पहले से देखी हुई होती है।
तभी वो ऑन स्पॉट एप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल में क्रैक कर पाता है। जो भी पूरे में से पूरे लाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऑन स्पॉट अगर वेराइटीज तुमने बहुत सारी नहीं देखी हो तो पूरे लाना टफ होते हैं, याद रखना ये बात, ये फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट है, इसमें कुछ भी एक्सेप्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। एक आध का भी एक्सेप्शन निकल जाए पूरे इंडिया में तो मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्लास में कर लेते हैं और बस तुम उसको रिवाइज करो घर पे जाके, इतनी सी तुमसे उम्मीद रहती है। मैंने तुम्हें क्या कहा था, किसी को याद है? 11 में मैंने कहा था ऐसे बच्चे जो हर क्लास को रिवाइज करें, 4-4 5 बार नोट्स को रिवाइज करें, ऐसे बहुत दुर्लभ बच्चे होते हैं, पता है। 2 साल में हार्डली आखिरी तक जाते थे 4 से 5 बच्चे बचते बस, और वो डेफिनेटली आईआईटी क्रैक करते, ये मैंने देखा है, ठीक है। पिछली बार जिसके भी मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्षितिज, विशाल मित्तल, कीर्तन, सिद्धार्थ डांगी और बहुत सारे बच्चे ऐसे निकले। पिछली बार ही बात कर लो वेदांत, उन्होंने शायद बोला भी था, वो ज्यादा वक्त नोट्स के रिवीजन में बिताते हैं, बहुत ज्यादा वक्त, मतलब रिग्रेस, मतलब रट जाती है वैरायटी, एक एक स्टेप दिमाग में रहती है, एक एक स्टेप, ठीक है। इन बच्चों से तुम जब पूछोगे तो वो यही चीज बोलते हैं, बाकी सब उसके पीछे आता है। तुम इस चीज को क्यों नजरअंदाज कर देते हो? सर बोरिंग लगता है, आधे बच्चे ये भी बोल सकते हैं, बट अब मैं क्या करूं? अगर कोई चीज से तुम्हारे आईआईटी क्रैक हो रहा हो तो बेटा वो बोरिंग भी करने को मैं तो तैयार हूं, पर तुम तैयार हो कि नहीं एक्चुअल में वो तुम पे डिपेंड करता है। चलो, तो ये है हमारा अब आईआईटी जेई का क्वेश्चन। आईआईटी जेई PYQ। अब क्यों मुझे क्लिक हुआ इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है हमें? इसका डायरेक्ट तरीका भी R2 को R2 माइनस R1, टर्म्स आ रही है, ठीक है। क्या बोल रहे हो? एक्सपेंशन से ज्यादा टर्म्स मिल जाएगी। हाँ देखो, ये वाली बहुत सारी टेक्निक किताबों में तुम्हें मिल जाएंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। ये ऑपरेशन लगा लगा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्सेप्ट लगा के वो तुम कर लेना, ठीक है, उससे मैं नहीं बता रहा हूँ। हमें तो इतनी टर्म्स देख के देखो, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ही दिमाग में आता है, ठीक है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आज तुम वो क्वेश्चंस कर रहे हो जो तुम बिना मेरी मदद से नहीं सोच पाओ। सर मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं ना, क्योंकि एक्सपांड करने के बाद टीम टर्म मिलेंगी। हाँ बिल्कुल, तो हम सोच सकते हैं। अगर तुम नहीं कर पाओ तो फिर छोड़ देना, फिर क्विट कर लेना, फिर कुछ और सोच लेना। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। अब इधर भी कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। अब इस बार ऐसी टर्म्स है, तुमने ऐसा लिखा, कोई बच्चा ऐसा भी तो लिख सकता है ना? लिख सकता है कि नहीं? yes, आगे sir, अलग डिटरमिनेंट्स आएंगे। पहली कौन सी टर्म लोगे, उधर कौन सी टर्म लोगे? देखो यहाँ पे ना बहुत ऑप्शंस बनने वाले हैं। एक तरफ अल्फा स्क्वायर लो, एक तरफ 1 लो, या एक तरफ अल्फा लो, दूसरी तरफ भी अल्फा लो। तो सभी टर्म्स को एक्सपांड करो, आगे के भी बनने चाहिए ना, और फिर देखते। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, तुम 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर भी लिख सकते हो, फिर तुम्हारे डिटरमिनेंट अलग चलेंगे, ठीक है। 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, तुम वो भी ले सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, आगे थिंक कर लेना बस। दो टाइम सोच रहे हो तुम? यस सर। चलो, तो मैं सभी को वक्त देता हूँ, मैं बस ये लिखता हूँ, तो मैं 3 से 5 मिनट देता हूँ। ट्राई करो, खुद ट्राई करो 2 में तोड़ने का, देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सोचना तो तुम्हें ही है पेपर में। लिखने में बस कंटाल आता है थोड़ा, पर अगर ये नहीं लिखोगे ना तो डायरेक्ट सोचना टफ होता है। हमारी थिंकिंग इतनी भी तेज नहीं है कि हम बिना एक्सपांड करे वो 3 टर्म सोच के स्प्लिट कर ले। ओके, तो फाइनली हमने लिख तो लिया। क्वेश्चन है अल्फा निकालना है, इसको इक्वेट भी करना है, -648 अल्फा। ऑलराइट, हाय रो बाय कॉलम ही जा रहे हैं अपन। तुम रो बाय रो भी सोच सकते हो, बहुत सारे बच्चे ना रो बाय रो में कंफर्टेबल हो जाते हैं। पहले मैं रो बाय रो ही बताता था, पता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाना शुरू करा था 2-3 साल, बट उसमें ना एक गड़बड़ होने लगी, बच्चे मैट्रिक्स में भी रो बाय रो लगाने लग गए, जिससे उनके आंसर्स
बोर्ड में भी गलत होने लगे, क्योंकि रो बाय रो सबसे आसान होता है सोचने के लिए। किताबों में भी जनरली रो बाय रो दिया रहता है। चलो करो क्वेश्चन। शायद अल्फा की 3 वैल्यूज आएगी। हाँ आएगी आएगी, बिल्कुल आएगी, टेंशन मत लो। तुम तो इसको बस 2 में तोड़ दो, बस उतना मुझे करके दे दो, बाकी तो मैं संभाल लूंगा बेटा, बाकी तुम टेंशन मत लो। तुम वो भी लगा सकते हो R2 को R2 माइनस R1 एंड ऑल, ठीक है। बट अभी हम जो टॉपिक जिस कंटेक्स्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम वही उसी के थ्रू करेंगे, ठीक है। तुम नॉर्मल मेथड से भी ट्राई कर सकते हो, किताबों में दी रहती है। मैंने जब इसका सॉल्यूशन बनाया था तब तो मैंने 2 में तोड़ के ही बनाया था। और इस क्वेश्चन के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि व्हाट वाज द थिंकिंग अप्रोच, क्लिकिंग अप्रोच, बच्चों ने कैसे ये क्वेश्चन क्रैक करा था मैंने जिनको पढ़ाया था। क्योंकि मैंने उनको ये क्वेश्चन नहीं बताया था, मैंने उनको कोई दूसरा क्वेश्चन करवाया था, जिसके बाद बच्चों ने बोला सर आपके क्लास नोट से क्वेश्चन आया आईआईटी में। बताऊंगा वो, इसके बाद बताऊंगा मैं क्वेश्चन। अभी ये ट्राई करो। आईआईटी में तो कहीं ना कहीं कभी कभार किताबों की हेल्प लेती है क्वेश्चन बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में आता है सोते हुए फिर सुबह जाग के वो एक क्वेश्चन बना लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैंने भी इतने सारे पेपर बनाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग में कोई आया है। हम एक कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, किताबों में बहुत सारे वेरिएंट हम देखते हैं उसके, फिर उससे एक नया क्वेश्चन डेवलप होता है। हमेशा ऐसे ही पेपर बनाया जाता है आईआईटी का, याद रखना। टफ अगर सोच के बनाया जाएगा तो फिर कोई भी क्रैक नहीं कर पाएगा, ऐसा थोड़ा ना पेपर बनता है। क्वेश्चन वही दिए जाते हैं जो बच्चा सोच सकता है पेपर में। ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे तुम्हारे पास इस बार, देखना आगे जाके फंस सकते हो। बहुत फूक फूक के कदम रखना। बन गया सर। ओह बन गया, गुड, वेरी गुड। यस सर। ओके गुड। सबने ट्राई कर लिया हो तो मैं फिर डिस्कस कर लेता हूँ। अभय ने भी भेजा है मुझे, कुछ भेजा है। क्या भेजा अभय? सर यही भेजा। अच्छा यही भेजा है, अच्छा मुझे लगा डाउट तो नहीं भेजा। कल मेरे पास बहुत डाउट आए, मतलब मैं तो थक गया, अभी तक मैंने देखे ही नहीं। अभी तक 120 अनरीड मैसेजेस है मेरे पास 120 अनरीड मैसेजेस है, उनको आज मैं वाइंड अप करूंगा। कल बहुत डाउट में आया, पता नहीं कल बच्चों ने कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई करी है क्या अच्छा हाँ कल क्लास नहीं थी ना एज सच। सबने अटेम्प्ट कर लिया है कि कोई और कुछ सोच रहा है अभी भी? सर व्हाट्सएप पर नहीं 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 मत करो मत करो, मैं देख लूंगा। तुमने कर लिया ना, तुम अभी क्रॉस चेक कर ही लेना। करूँ मैं डिस्कस? यस यस। चलो ठीक है, कर लेते हैं अब डिस्कस। हाँ हमारे सामने है 1 अल्फा 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 स्क्वायर 2 अल्फा एंड ऑल। देखो इसमें ना लक बाय चांस भी चलता है, क्यों सुडोकू में कभी कभार लक बाय चांस चलता है कि नहीं, कि तुमने जो लिया तुक्का वो सही बैठ गया। खेला है कि नहीं कभी सुडोकू, तो तुम्हें पता होगा। सर। हुआ है। और कई बार लोगों की किस्मत बहुत खराब होती है, वो भी हुआ, और तुम फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, या तो पेपर फाड़ देते हो या वो
करते नहीं हो फिर सॉल्व, मतलब दिमाग खराब हो जाता है। सुडोकू में ऐसा बहुत होता है, इनमें भी कुछ ऐसा ही है, तुम जो लेके हो गया चल सर। रहे हो वो ही अटक जाओ। किस्मत अच्छी रही, और कई बार अपन लिखते कैसे है वो टर्म्स को, उस पे भी बहुत डिपेंड करता है बेटा। यहाँ पे तुम कैसे लिख रहे हो, उन्होंने तो ऐसे दी थी, अब अलग बच्चा अलग तरीके से लिखेगा तो वो फंस भी सकता है। अब देखो इधर ध्यान से, मैं सभी देख रहा हूँ कि यहाँ पे सभी अल्फा स्क्वायर मैक्सिमम डिग्री है, अल्फा क्यूब या ऐसा नहीं है। बस इसी रीजन से मैं दोनों में अल्फा अल्फा ले रहा हूँ, बस इसी रीजन से। अल्फा स्क्वायर और 1 में इसलिए नहीं ले रहा हूँ, क्या पता वो फिर अल्फा स्क्वायर आगे जाके अल्फा क्यूब या वैसा बना दे, एक ही टर्म में रखूंगा तो, ठीक है, इसीलिए बस। अब 1 ले रहा हूँ, इधर अल्फा ले रहा हूँ, 2 अल्फा सेट करना है। अब 2 अल्फा के दो ही ऑप्शन है, इधर 2 इधर अल्फा ले लूं या उधर अल्फा उधर 2, तो हो सकता है ये इंटरचेंज होके बन जाए हमारा। तुमने और तरीके से भी करा हो तो वो भी करेक्ट होगा, फाइनल आंसर सेम आएगा, याद रखना। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने एक मेथड अपनाई है, 1 अल्फा अल्फा 1 अल्फा 2। चलो आगे बढ़ते हैं, A12 बताओ, A11 हो गया। मैंने अब देखते सही बैठ रहा है कि नहीं। 1 1 हो जाएगा, अल्फा इधर है तो 4 अल्फा इधर ही लेना पड़ेगा, मेरे पास कोई और चारा ही नहीं है, और इधर 2 है तो इधर 2 अल्फा। ऐसा लग रहा है कि शायद अपन गलत कर रहे हैं, बट यही तो आईआईटी का क्वेश्चन है। सर बोलो। सर वहाँ पे 2 अल्फा लेके वो नीचे अल्फा को 1 भी ले सकते हैं ना? ले सकते थे ना, बट मैंने मैंने अभी वैसे ऐसा किया। लिया है। देखो अल्टीमेटली आंसर फिर आता है कि नहीं वो देखना है बस। ठीक है, देयर कैन बी मोर देन वन मेथड। ठीक है, 1 1 अल्फा 9 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा। ठीक है, देखते हैं, मैंने जो बनाया उससे आंसर आते हैं। मैं हर बार अलग ही बनाता हूँ, इस बार मेरे दिमाग में ये चीज आई। पिछली बार तो मैंने शायद 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर लिखा था, पता नहीं। चलो ये तो सेट हुआ है, अब पता चलेगा गलत है कि सही है आगे वालों को देख के। यहाँ से अब अग्नि परीक्षा शुरू होगी। A21 इधर बनाना है, इधर ऑलरेडी दिया है 1 अल्फा अल्फा, तो क्या लोगे? इधर तुम्हें 4 ही लेना पड़ेगा, 4 आएगा। कोई चारा नहीं है। इधर अल्फा है तो अल्फा लेना पड़ेगा। हाँ एक और चीज हो सकती है बेटा, 4 + 4 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ अल्फा है तो यहाँ 4 भी ले सकता हूँ फिर मैं, बट सिमेट्री में ये ले रहा हूँ। अगर सब में सेकंड टर्म डिग्री 2 वाली अल्फा की रखी है तो सब में रखिए। वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द सिमेट्री, ये सबसे स्टैंडर्ड वैरायटी होती है, और आईआईटी अभी तक सिमेट्री वाले ही क्वेश्चन दे रही है। अनसिमेट्रिकल वाले दे देंगे जहां पे अलग ही वे में बन रहा है, तो मेरे ख्याल से तो वो फिर अपने आप में ही एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होगा। 4 अल्फा अल्फा है, इधर 4 सेट कर देते हैं, अजीब बन रहा है बट कर देते हैं। इधर वाला और देख लेते जब बनाए ही है तो। सर मेरे के बहुत सारे 1 1 आ रहे थे, वो देखो एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, हम बहुत तरीके से क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं, बट याद रखना है कि आगे जाके वो सिंप्लीफाई भी हो पाए। समझ आ रहा है? अगर सिंप्लीफिकेशन ही नहीं हो पा रहा है तो फिर फंस जाओगे तुम। हम इजी कर रहे थे सॉल्विंग को। चलो बाकी सेट हो रहा है क्या? मैंने बनाया ये आखिरी वाला देखते हैं। सेट हो रहे हैं। A33 देख लेते हैं। सर हो रहा है सर। 9 अल्फा स्क्वायर 18 अल्फा, वाह हो गया, सेट हो गया, पूरा का पूरा सेट हो गया। किसी को कोई दिक्कत पूछ लो, दिक्कत हो तो। सबको क्लियर है? बोलो। चलो तो ये तोड़ा तो सही है, पर इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा देखना है। बट सर ये तो और थोड़ा आसान बन रहा है, इसमें से अल्फा निकालो, अल्फा अल्फा अल्फा, कुछ कॉमन दिखा, कॉमन, वाओ इतने सारे कॉमन निकले। तो अल्फा इधर से कॉमन, इधर से रो वाइज कॉमन करके टोटल अल्फा कितने निकलेंगे? अल्फा क्यूब। बेटा बनेगा कि नहीं अल्फा क्यूब? बोलो। 1 1 2 4 1 4 9 1 6। देखते सॉल्विंग में क्या होता है। वैसे तो ये नॉर्मल भी सॉल्व कर सकता हूँ, अब इसमें कोई टफ है क्या सॉल्व करना? मेरे ख्याल से कॉमन निकाल दो। कॉमन भी निकल रहा है, चलो वो भी निकाल लेंगे अभी अपन। दोनों टर्म सेम। हाँ ऐसा लग रहा है दोनों सिमिलर जैसी फील आ रही है। फील तो बहुत ज्यादा जोर से आ रही है फीलिंग कि ये सेम ही बन रहे हैं दोनों, पिछले क्वेश्चन की तरह। और देखो ये आईआईटी का क्वेश्चन था, वो मेंस का क्वेश्चन था। किसी को ये इजी लग सकता है, किसी को ये तो देख के ही बच्चे डर जाते हैं। पता है आईआईटी क्या करती है? मैंने तुम्हें पहले भी बताया आईआईटी का काम क्या होता है। ये हमारे एआईटीएस पेपर का क्या काम होता है? डराना। और ऐसे भारी भरकम क्वेश्चन को देख के बच्चा डरेगा कि नहीं डरेगा? फर्स्ट मोमेंट में बिल्कुल डरेगा। अब जो एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ के जाता है वो तो एक क्वेश्चन को सोच के ऑपरेशन लगा लगा के कंफ्यूज हो जाएगा और छोड़ देगा फिर क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा रहता है। और एक और चीज पूछ बता देता हूं मैं तुम्हें ऐसा लग रहा होगा सर अल्फा पूछेंगे तो मैं अल्फा रख रख के चेक कर लूंगा। क्यों, किसी के दिमाग में ये आया कि नहीं?
वो भी होता है, बट उन्होंने शायद पूछा था सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा, शायद मुझे याद नहीं है, या नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ अल्फा पूछा था। तब तुम सब फंस जाओगे तब ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी नहीं लगेगी। चलो ये और थोड़ा सिंपलीफाई हो रहा है क्या? ऊपर वाला ही हो रहा है। बाहर आ तो जाए। निकाल हाँ, बिल्कुल। इसमें से 2 पहले ही बाहर निकाल दूं क्या मैं? मेरे को वापस तो लिखना फिर रो पड़ेगा। कॉलम को इंटरचेंज करके आ जाए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, अब तुम्हारा दिमाग चलने लगा। स्टार्टिंग से भी ऐसे ही पढ़ते हैं ना, अब जाके आधो की तो आंखें खुली इस चैप्टर पे आके, 2 चैप्टर बीत गए। क्या पता क्यों नहीं पढ़ते थे तुम स्टार्टिंग से ही, उसी समय से पढ़ना शुरू करो। रोज मैंने जैसे बोला ना 10 क्वेश्चंस पर डे करो, 15 क्वेश्चन नोट्स का रिवीजन, 10 to 15 क्वेश्चंस पर डे। हमारा करीब करीब 2 हफ्ते चलता है हर चैप्टर, ठीक है? तो तुम 2 हफ्ते मतलब 150 क्वेश्चन अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर लोगे। मैं तुम्हें 100 क्वेश्चन करा दूंगा, 250-300 क्वेश्चन बन रहे हैं मिनिमम, कम से कम इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, और फिर मॉड्यूल सॉल्व कर लो। बहुत आसान होता है बेटा, पता है, पर बच्चे करते नहीं है, ये तरीका अपनाते नहीं है, उनको कितना भी मोटिवेट कर दो। क्या पता क्यों नहीं पढ़ते हैं, मतलब रोज पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके आराम से हो जाता है सब। -648 अल्फा 2 अल्फा क्यूब। हाँ जी, अब उसके बाद जरा बताओ, थोड़ा बहुत रीअरेंज सर करें। C1 को कौन सा रो से करना? ठीक है, चलो इसका अपन रो C1 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, रो कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं दूसरे वाले में कि पहले वाले में। चलो इसी में करा है तो इसी में कर देते, तो बताओ। चल तो इंटरचेंज करेंगे तो 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 4 2 1 2 3 सॉरी 1 9 3 1 9 3। चलो अभी थोड़ी बहुत स्विचिंग करनी पड़ेगी, तब जाके सेम दिखेगा। अभी भी ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा सेम है। इसको इधर ले जाते हैं, इसको बदल, 1 और 2 कॉलम। देखो इसको थोड़ा सा और अच्छा लिखते ना यार। सर पहले वाले में C1 और C2 को रुको, स्विच कर देंगे तो सेम आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 1 2 4 1 3 9 मैं तो इसमें लाता हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा है दिखने में। बोलो ये समझ में आया क्या करा मैंने? कोई बताएगा कितने ऑपरेशन लगाए मैंने? 2 ऑपरेशन लगाए मैंने। R2 को R1 R2 को स्विच करा पहले फर्स्ट, और उसके बाद R1 R2 को स्विच करने के बाद एंड देन नहीं R1 R2 क्यों बोल रहा हूँ मैं, C1 C2 C1 C2 C1 C2 को स्विच करा और फिर C3 C2 को स्विच करा, तो बोलो यही आएगा ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिख रहा हूँ बस, 1 2 4 1 3 9 अच्छा लग रहा है। बोलो क्लियर है? सिमिलरली इधर देखते हैं, देख लेना माइनस टाइम्स नहीं आया, 2 स्विचिंग पे प्लस हो जाता है इसीलिए। इधर बताओ अब। अगर माइनस आएगा तो फिर उस 648 के आगे जो माइनस लगा वो कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा, पर पहले अभी नहीं आ रहा ना, मैं क्या करूं, आ नहीं रहा ना अभी, तो आएगा तो कर देंगे। सिमिलरली इधर C1 C2 इधर अगर हम देखें C3 को कर देंगे, C2 C3 बस C2 C3 करना है, बस एक ही करना है ना। तो Yes. एक माइनस आ जाएगा, जैसा कि बोला अभी, देखो माइनस आ गया, तुमने भी वही बोला था शायद 1 2 4, इसीलिए शायद वो माइनस दिया हो। देखो कई बार जब आगे अगर अपन बढ़ते हैं ना, और अगर अपन IIT वाली ही अप्रोच लगा रहे जिसने क्वेश्चन बनाया है, तो तुम्हें खुद को फील आ जाएगा, इंट्यूशन आने लगते हैं। तुम्हें ऐसा इंट्यूशन नहीं आता कभी कभी कि अपन जीतने वाले हैं या ऐसा कुछ? बस ये वैसे ही इंट्यूशन होता है कि अपन सही ट्रैक पे चल रहे हैं। कई बार इंट्यूशन होता है, अगर तुमने कभी गाड़ी चलाई हो, तुम्हें रास्ता नहीं पता, भूल गए हो, पर धीरे धीरे आगे बढ़ते तो तुम्हें ऐसा फील होता है कि शायद अपन सही डायरेक्शन में ही जा रहे हैं आगे। चलो खैर ये आ गया। अब अपन इसके बाद देखें तो सर मुझे तो फिर से वो वीनो वाली चीज याद आ गई जो पिछले क्वेश्चन में ऊपर मेंस वाले में यूज हुई। हाँ सर, 1x वाला वीनो 1 x x स्क्वायर, इस बार ये वाला लिख रहा हूँ, 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर। याद आया कि नहीं बेटा? x माइनस y y माइनस z z माइनस x होता है। देखो कितना यूजफुल है, मैंने ऐसे ही याद नहीं करवाया बेटा तुम्हें, मेंस में भी आ गया, IIT में भी आ गया। अब आगे आएगा कि नहीं वो नहीं पता, बोर्ड में आ जाएगा, गुड सीडी में आ जाएगा, बिट्स में आ जाएगा, सर VIT एग्जाम में आ जाएगा। क्या हो गया बेटा, क्या डाउट है बोलो? सर वो अल्फा और अल्फा क्यूब नहीं कटेगा? अरे बेटा कॉमन फैक्टर कभी भी कैंसिल करते हैं क्या मैथ्स में? यार बोल बोल के थक गया हूँ ये चीज। फिर अल्फा इक्वल टू 0 एक फैक्टर रखो साइड में,
ठीक है, अरे दोनों तरफ 0 रखेंगे तो सेटिस्फाई होगा कि नहीं? और अगर तुम अल्फा कैंसिल कर दोगे तो अल्फा इक्वल टू 0 गायब नहीं होगा रूट अपना? बोलो यार, ये बार बार सिखाना पड़ता है। x² + 2x = 0। क्या तुम x को 32 दे देते हो? अगर ऐसा दिया हुआ है -2x, एक एक 32 दे दो तो x = -2। बेटा रूट्स कम हुए कि नहीं हुए यार? 11 से पढ़ाते जा रहा हूँ, 10वीं में भी शायद टीचर ने पढ़ाया होगा। बेटा रूट्स कम हो जाते हैं। ऐसा कहाँ दिया अल्फा नॉट इक्वल टू 0? मैंने तो कहीं नहीं लिखा है ऐसा, मैंने कहीं भी नहीं लिखा है। हालांकि अल्फा इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 आ रही है, वो तो रूट डायरेक्ट ही दिख रहा है। एक रूट तो ऐसे ही दिख रहा है 0। चलो 2 अल्फा क्यूब माइनस साइन अपनी उड़ गई है। चलो अब लगा देते, दोनों सेम ही है तो होल स्क्वायर कर देता हूँ। x मेरा 1 है, y मेरा 2 है, z मेरा 3 है। 1 - 2, अरे ये क्यों बना रहा हूँ मैं? अब तो हो गया है ना, होल स्क्वायर तो अपन ऐसे ही लिख देंगे। 1 - 2, 2 - 3, 3 - 1 का होल स्क्वायर 648 अल्फा। बोलो बेटा अब आगे। माइनस ऑफ 8 अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 648 अल्फा, यही आ रहा है क्या? यस। -648 अल्फा इक्वल टू 0। एक अल्फा बाहर निकल रहा है, 8 भी बाहर निकल रहा है। अल्फा स्क्वायर -8, 8 जा 64, 8 1 जा 8। अल्फा तो कॉमन निकल गया है, इक्वल टू 0 हो गया है। तो अल्फा या तो 0 होगा या अल्फा स्क्वायर 81 के बराबर होगा, तो अल्फा ±9 होगा। ये 3 रूट्स आए हैं। एनी डाउट यू कैन आस्क। हो गया, बोलो समझ आया आईआईटी का क्वेश्चन? यस। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो अब इस टाइप का मैं एक आखिरी क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद तुम्हें होमवर्क के लिए मैं दे दूंगा, वो तुम ट्राई करना, फिर अपन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए मल्टीप्लिकेशन पे? 5 तो हो गए। अब एक छठा बताता हूँ। सर आपने कहा था हम दूसरे तरीके से भी किया था किसी। क्या? सर आपने कहा था हम दूसरे तरीके से भी किया था हम लोगों ने। दूसरे तरीके से भी किया था? पहले गए थे ना आईआईटी में, आपने कहा। हाँ मैंने दूसरे तरीके से, मतलब मेरे को याद नहीं है मैंने किस तरीके से करा था, बस ऐसे ही अलग अलग फोल्ड करके नॉर्मली अल्टीमेटली पहुंचोगे वहीं पर ही तुम। ठीक है, अब वो याद थोड़ी ना कौन से मेथड से मैंने बताया था, अलग वे में तोड़ा होगा दो में। तुमने शायद किसी ने करा होगा किसी और मेथड से तोड़ा था क्या, कि मेरे ही मेथड से तोड़ा था? सभी कैसे अलग से किया था तो 2 लाइन 3 लाइन में आ गया। आंसर तब भी आ रहा है ना? यस सर आ गया। ठीक है, आंसर सभी मेथड से आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। a - x होल स्क्वायर, a - y होल स्क्वायर, a - z होल स्क्वायर, b - x होल स्क्वायर, b - y होल स्क्वायर, b - z होल स्क्वायर। नेक्स्ट वन c - x होल स्क्वायर, c - y होल स्क्वायर, c - z होल स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन और करते हैं, बाकी क्वेश्चंस बाद में करेंगे। इसमें क्या करोगे, ये दोनों को बराबर करना है, प्रूव्ड है। मैं ये क्वेश्चन जनरली बच्चों को करवाता हूँ, और अगर ये क्वेश्चन तुम्हें मैंने बता दिया, ये तुम्हें पता होगा, अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है प्रूव, तो ये क्वेश्चन तो उसी से ही बनाया ना, शायद आईआईटी जेईई ने इसी से ही बनाया, नहीं वैल्यू रख रख के।
ध्यान से देखो और इसको देखो, दोनों सिमिलर नहीं दिख रहे हैं? इसका फर्स्ट पार्ट मेरे ख्याल से तो सिमिलर दिख रहे हैं, तुम देख पा रहे हो कि नहीं आई डोंट नो। बस वैल्यू रख के उसको एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, ठीक है। चलो तब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। पहले अपन इसको उठाते हैं। अब दो डिटरमिनेंट को बराबर प्रूव करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन की क्या खास बात है, तुम्हें पता चलेगा। एक्सपांड कर दो सबको, हम एलएचएस उठा रहे हैं, ठीक है। बोलो क्या आएगी पहली टर्म? वैसे ही लिखते हैं बिल्कुल, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। तो माइनस 2x बीच में भी लिख सकते हो, ठीक है, पर अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में वैसे ही किया था ना, इसलिए वैसे ही लिख रहा हूँ 2bx, वरना तुम बोलोगे सर उधर ऐसा क्यों उधर ऐसा क्यों। cx। नेक्स्ट वाली टर्म ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay। नेक्स्ट बताओ। बोलो यही बनेगा ना? यस। ये हो गया। अब इसको कैसे करोगे? मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में तोड़ते, तीन तीन टर्म्स दिख रही है, पिछले में करा ही था, पिछले का ये जनरलाइज फॉर्म हो गया है बेसिकली। चलो बताओ कैसे तोड़ोगे अब? पिछले वाले के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ रहे हैं अपन, ज्यादा अपन अभी अलग से दिमाग नहीं लगा रहे कुछ। बताओ जल्दी से बताओ कैसे तोड़ोगे? पहले में अपन ने क्या रखा था? देखो 1 था पहले वाले में, तो 1 1 हो गया था, ठीक है। यहाँ पे तो ए स्क्वायर की भी टर्म है सर ए कर दो, ए लग दे सर, ए दोनों से सर ए लगा लो, एक से बट मैं ए, चलो तुम बोलते हो तो मैं रखता हूँ, बट ये ए वाला ना अपन को दुखदाई कर सकता है फिर आगे जाके। देखते हैं, चलो देखो कभी गलत भी तो बना के देखते हैं, या आ जाए तो अच्छी बात है, देखते हैं। यस सर। ए रखा, और बताओ। ए रखे मेरे सेकंड स्क्वायर और 1 और एक साइड एक्स रखे तो नहीं होगा सर? देखो सर ए रखा अपन ने, फिर x रखा। यस सर। वापस भी आगे बताओ नेक्स्ट। -2a और वहाँ पे अब तुम क्या रखोगे? बोलो बोलो। -2 और a सर -4a -2 x का रखूं, यहाँ 2x रखूं ऐसा? एक साइड ए और एक साइड एक्स नहीं रख? वहाँ पे -2 चलो तुमने ऐसा बोला तो मैंने ये रख दिया, ऑल राइट, ठीक है। आगे बताओ आगे क्या बनेगा? आगे बताओ। अब इधर क्या लोगे? इधर ए तो उधर भी ए लोगे, इधर x आ गया बेटा, अब बोलो। तो अभी तुम ऐसे लिख रहे हो, तो फिर मुझे y की टर्म यहाँ पे दी हुई है, क्या करोगे बताओ? ये तो गड़बड़ हो रही है। तो एक तरफ x स्क्वायर ले लेंगे, दूसरी तरफ 1 ले लेंगे। सब में बीच में स्क्वायर है तो फिर उधर यहाँ पे मैं x नहीं लेना ले पड़ेगा। यहाँ पे मैं x कभी नहीं रख सकता हूँ, रीजन बताओ क्यों? अगर यहाँ रख दो तो ये आगे भी आ जाएगी, यहाँ पे y स्क्वायर उधर से। सर मेरा बन गया सर रो को कॉलम कर ठीक है मैं समझ गया। सर, मेरा बन गया। हाँ समझ गया बेटा, मैं समझ गया, बन गया, ठीक है। इस कारण मैं यहाँ x नहीं रख सकता हूँ। ये देखो थोड़ी सी तुम्हें धीरे धीरे जब एफर्ट्स लगाओगे सोचोगे तो बन जाएगा। यहाँ x रखने में दिक्कत हो रही है, देखो तो अपन यहीं पर ही x पूरे के पूरे रखते हैं, और यहाँ a है तो मैं बाकी वाला a भी यहीं रख देता हूँ, क्योंकि एक की टर्म आगे भी चल रही है, क्योंकि ये तो अभी मेरी a12 है ना, तो फर्स्ट रो ही उठाना पड़ेगा मुझे बार बार। तो यहाँ -2a ले लेते हैं और यहाँ x ले लेते हैं, और x नहीं ले सकते, तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं। सर वहाँ तो 1 आएगा ना बीच में। सर बीच में मान बाद में -2 है। -2 सर लास्ट रो में x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर रख दो। एक मिनट बेटा, 1x स्क्वायर -2a और x। बोलो ये ट्राई करके देख सकते हैं ना? सर मैं बोलूँ एक बार? नहीं बेटा रुको 1 सेकंड रुको, अभी अपन देखते हैं इसमें गड़बड़ क्या हो रही है। तुमने कर लिया, अच्छी बात है। अब
बाकियों को दिमाग लगाने दो जिनसे नहीं अभी हुआ है, ताकि उनको मिस्टेक्स पता चलेगी बेटा। करेक्ट वाला डायरेक्ट लिख दूंगा ए तो वाला शायद से प्रॉब्लम कर सकता है जो हाँ, फर्स्ट देखो। लिखा है ना। हाँ बिल्कुल। अब ये वाला प्रॉब्लम करने के लिए अपन को फिर आगे के ये सेट करोगे तुम, ये वाला एक करके देखते देखो, ठीक है? ध्यान से देखना, अभी तुम फंसोगे देखना। यहाँ ए लेते हो तो यहाँ ए लोगे, लोगे कि नहीं लोगे? ए स्क्वायर बनाने के लिए यस तो वहां ए लोगे। अब ये नीचे वाले पर आओ। अब पहले आगे बढ़ने से पहले ये A21 पे आ जाओ। A21 कैसे बनेगा? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे कहीं पे भी ए है क्या? नो सर नहीं है। तो यहाँ पे तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ए 100% आना है, तो ये ए गलत लिया है। और अगर ए यहाँ नहीं रख सकता हूं तो ए स्क्वायर यहाँ रखना पड़ेगा, तो ये 1 हो जाएगा। और ये 1 हो जाएगा तो ये वाला भी 1 होना पड़ेगा। अब समझ में आया? और ये ऐसा बनेगा बी स्क्वायर प्लस एक्स -2 1। क्या हो गया? लास्ट में -2 भी आएगा। हाँ हाँ ले रहा हूँ -2b, और यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है? मैं अभी ये वाला सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम बना रहा था ना, एक मिनट। हाँ समझ गया। मैं अभी ये वापस से लिखता हूँ A12 a स्क्वायर 1, यहाँ 1 है तो यहाँ y स्क्वायर, यहाँ -2 है तो यहाँ y लेंगे। ये मेरा A12 हो गया। अब A13 बताओ, फटाफट लिखते जाओ। a स्क्वायर 1 z स्क्वायर z स्क्वायर और यहाँ पे z आएगा। A21 अब पूरा देख लो, b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -2bx। आगे बढ़ो। c स्क्वायर 1 - 2 A22 पे आएंगे तो ये 2 ये 2 b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पूरा सेट हो गया ये तुम। अब आखिरी में तो तुम्हें पता ही है फिर कैसे जाना है, c स्क्वायर 1 और -2c। इतना क्लियर है? यस यस सर ठीक है। एनी डाउट? नो सर। चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? और अभी तो हमें इसको सॉल्व करने नहीं, हमें तो इस फॉर्मेट में लाना है भाई। ये खुद एक होल स्क्वायर है। जरा इसको एक बार एक्सपांड करता हूं मैं, तो ये कितना है? ऐसी टर्म आ रही है 1 + a स्क्वायर x स्क्वायर। राइट हैंड साइड में एक्सपांड कर रहे हैं। हाँ मैं अरे एक्सपांड कर रहा हूँ, मैं बस देख रहा हूँ मुझे किस डिटरमिनेंट के बराबर लाना है। मैंने दो में तोड़ा है, मुझे लाना तो एक ही डिटरमिनेंट है ना। इसका मतलब पता है क्या करने वाले अपन? इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। ये वापस से मल्टीप्लाई होंगे पर थोड़ा सा चेंज करके होंगे। और इस तरीके से चेंज करोगे कि जब तुम मल्टीप्लाई करो तो ऐसा का ऐसा डिटरमिनेंट तुम्हें दिखाई देगा। यही तो क्वेश्चन है। तो इसको तोड़ मरोड़ करके मुझे बताओ ये टर्म कब बनेगी? 1 + a स्क्वायर x स्क्वायर + 2ax। क्या चेंज करूं? टर्म्स तो बहुत सारी है अपने पास, थोड़ा सा लगाओ दिमाग, थोड़ा सा लगाओ, थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देते। देखो इसमें से माइनस बाहर निकल रहा है क्योंकि सब पॉजिटिव है। हाँ हाँ देखो सर C1 C2 तो एक्सचेंज कर देता। हाँ एक सेकंड, सबसे पहले तो अपन ने माइनस बाहर निकाल दिया, क्योंकि सब पॉजिटिव में टर्म्स हैं यहाँ पे। और ये माइनस हटेगा कहीं ना कहीं से, तो माइनस हटेगा ना, पे वो स्विच भी करेंगे अभी। 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर फ्लिपिंग करेंगे, मतलब x y z ये आ गया, ठीक है। सर स्क्वायर को 1 की जगह पर रख, सेकंड रो को फर्स्ट रो देखो जैसे अपन ने माइनस बाहर निकाला तो ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax, a प्लस x होल स्क्वायर बन रहा है, पर यहाँ 1 प्लस ax का होल स्क्वायर है। तो हमें a स्क्वायर के सामने क्या लाना पड़ेगा? x स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर के सामने x स्क्वायर आएगा, 1 के सामने 1 ही आएगा। तो इस कारण क्या हम यहाँ पे R2 R1 को फ्लिप करके देखें एक बार? ऐसे ही करके देखें तो एक माइनस और आ जाएगा। करके देख रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है क्या होने वाला है, बस अभी करते जाते हैं। 2-4 स्टेप भले ही ज्यादा लगे कि चलेगा, तुम अगर एक ही स्टेप में सोच पा रहे हो तो अच्छी बात है। तुम्हारा भी अलग चल रहा है विजन, मेरा अलग सोच चल रही है इसको क्रैक करने के लिए। x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 x y z। ये समझ में आया मैंने क्यों ये स्टेप उठाई? यस सर। अब ये माइनस माइनस तो सर ये आपने क्यों किया, रिपीट कर सकते हो? बेटा ये देखो ना, इधर क्या है टर्म, ये होल स्क्वायर कैसे बनाओगे? a स्क्वायर के साथ x स्क्वायर की टर्म आनी चाहिए ना एक बार,
एक 1 होना चाहिए और एक 2ax होना चाहिए। तो माइनस को तो पहले हटाया, 2ax होना चाहिए, 1 के साथ होगा और जब a स्क्वायर x स्क्वायर के साथ होगा। आप समझ में आया? अरे a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ax बना के नहीं बना? अब हाँ सर। इसलिए करा, उसको एक फ्लिप करा मैंने। पहले क्या बन रहा था, मैंने बोला भी a प्लस एक्स होल स्क्वायर बन रहा है, पर मुझे 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। तो अपने आप ही तुम वो फ्लिपिंग करने की सोचोगे। और अगर अब अपन रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करते, फिर से रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करते, तो अपन को मिल रहा है क्या कुछ होल स्क्वायर जैसा हमें चाहिए? देखो एक बार ट्राई करो। पहला बनेगा ax प्लस 1 का होल स्क्वायर, दूसरा क्या बनेगा, ये पोजीशन कौन सी है अपनी, a12 ay प्लस 1 का होल स्क्वायर, z प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं? यस cx प्लस 1 का होल बन रहा है स्क्वायर, सर। cx प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा होल स्क्वायर तो बने हैं हमारे। a22 by प्लस 1 का होल स्क्वायर, cy प्लस 1 का होल स्क्वायर, bz प्लस 1 का होल स्क्वायर, cz प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, चलो ये बन गया। क्या ये सेम आया कि नहीं? अभी भी नहीं आया। ax ay az bx by bz। ओ कोई बात नहीं। अब क्या करोगे आखिरी स्टेप, रो कॉलम रो कॉलम को इंटरचेंज कर लोगे ना बेटा तुम, तो तुम्हें मिल जाएगा आंसर। थोड़ा scroll up कर सकते हो? माइनस माइनस कट आउट स्टेप ये लो, माइनस क्यों निकाला, प्लस में था बेटा, ये इससे माइनस आया। एक रो स्विच करते तो बेटा माइनस आता है ना। ओके, ये आ गया। अब समझ में आया? इसमें थोड़ी सी और थिंकिंग थी, तोड़ना भी सीख लिया, मल्टीप्लाई करना भी सीख लिया। क्या आगे बढ़े? किसी का फिर से माइक ऑन हुआ है, कौन था? अब फिर से ऑन हो रहा है किसी का माइक, किसी का माइक ऑन हो रहा है बार बार। चलो, क्या अब आगे बढ़े? कैन बी प्रोसीड नाउ? सर हाँ बोलो। यस सर। तो इसको पूछेगा कैसे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस? बेटा पूछने के हजारों तरीके हैं। अभी ऊपर बताया कि नहीं मैंने एक पूछने का तरीका, तो अब मैं बताता हूँ। देखो पहले तो तुम अपना माइक बंद करो, बहुत डिस्टरबेंस होता है दक्ष तुम्हारे माइक से। तुम जब भी बोलते हो पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तुम एक बार माइक ठीक कराओ अपना। सुनो अब ध्यान से सब। क्वेश्चन कैसा बन सकता है? दक्ष ने एक क्वेश्चन पूछा, बहुत लॉजिकल चीज है। मैंने तुम्हें क्या कहा था, आईआईटी क्या करती है? आईआईटी को क्या करना पसंद है? डराना। तो बेटा सुनो दक्ष, वो इतना बड़ा सा एक डिटर्मिनेंट देगी, मल्टीपल करेक्ट में देगी, वन और मोर देन करेक्ट में, 4 बड़े 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 डिटर्मिनेंट ऑप्शन में दे देगी। देखो कौन कौन से बराबर है। समझ आया दक्ष? कितना आसान है क्वेश्चन बनाना बेटा, क्योंकि अपन एक ही चीज को तोड़ मड़ोड़ करके अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे बेटा। अरे यहाँ पे भी करा हुआ है, देखो ये अलग है। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, रो कॉलम को नहीं बदलते, माइनस नहीं निकालते, कुछ और आता। रो बाय रो मल्टीप्लाई कर देता मैं रो बाय कॉलम की जगह, तो कुछ और आता। तो बेटा ऐसे n नंबर ऑफ ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। समझ आया दक्ष? दक्ष समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अब अच्छी आ रही है आवाज। क्या हो जाता है तुम्हारे माइक को? सर वो ईयरफोन से लगा रहा हूँ। हाँ तभी। चलो खैर, अब हम आगे 4 बढ़े। ऑप्शन में एक एक चेक करेंगे तो खत्म हाँ नहीं हो बेटा जाएगा यही पेपर? बेटा, तभी तो आईआईटी है ये। और बेटा टाइम नहीं लगता है इसमें, जितना टाइम लगा उतना ही लगेगा। हम 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेप लेंगे और कोशिश करेंगे। जैसे कि ये बनाया कि नहीं अपन ने, इसको देखते हुए दूसरे ऑप्शन को दूसरे क्वेश्चन की तरह प्रोसीड करते हैं अपन, तीसरे को तीसरे करते हैं, आंसर तो आता। हाँ सर। ठीक है, हमें मेथड मिल गई, और क्या चाहिए भाई? अब टाइम थोड़ा ना लगेगा। अगर तुम्हें नहीं पता होता तो तुम तो डेफिनेटली नहीं कर पाते क्वेश्चन वो। अब ये अभी भी एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, जो मैं बच्चों को बोलता हूँ। एक डिटरमिनेंट को बाकी 4 डिटरमिनेंट के फॉर्म में तोड़ो, या इस टाइप से बन सकता है ऑप्शंस। एक पूछ लिया, इसका एक एप्लीकेशन तो यहाँ हो गया यूज।
बहुत इजी फॉर्मेट में उन्होंने यूज करा, जिसको अपन लॉजिकली भी सोच सकते थे, या अगर किसी को इसका ये याद होता, ये अगर किसी को याद है इस फॉर्मेट में तोड़ना, तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ए और एक्स की, और डायरेक्ट ही मैं लिख सकता था, फिर ऐसा भी था। चलो खैर, कैन वी प्रोसीड नाउ? यस। अब हम आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस एंड वैरायटीज है, बट अब हम थोड़ी सी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं आज, और अब अपन पढ़ते डिफरेंशिएशन। क्या हो गया, बोलो बोलो अंकित, क्या हुआ? सर ए एक्स जेड की वहाँ पे वैल्यू रख के नहीं कर सकते सर? दोनों इक्वल आ बिल्कुल जाएंगे रख कर सकते थे, बिल्कुल रख सकते थे, बट हर वैल्यू के लिए वो सेम होगा कि नहीं वो देख लेना। किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेट हो रहा है, बाकी वैल्यूज के लिए फिर रख के देख लेना, तुम्हें रखना हो तो। ओके ठीक है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लग रही तो लगा लेना, नहीं लगे तो मैंने बता ही दिया है तुम्हें। ओके, डिफरेंशिएशन इन डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स ये हम देखते हैं। मान लो एक मैंने, या शायद ये आरडी में भी गिवन है, शायद, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट पॉइंट, पर शायद गिवन है, और ये मेंस में बहुत आता है। डिफरेंशिएशन इन डिटरमिनेंट मेंस को बहुत प्रिय है ये वाला पार्ट। तो मैंने मान लो तुम्हारे सामने 2x2 का एक डिटरमिनेंट रखा, ऑलराइट, मुझे ये बताओ इस 2x2 के डिटरमिनेंट को तुम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, पहले तो ये बताओ, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट इट? सर एक्सपांड करके डिफरेंशिएट। हाँ, वेरी गुड। ये बेटा मत भूल जाना, आधे बच्चों को ये पता नहीं होता है, क्योंकि किताब में ये तो लिखते ही नहीं है वो। एक्सपांड एंड देन डिफरेंशिएट। पर कई बार क्वेश्चन बहुत लेंदी होंगे, 3x3 को पहले एक्सपांड करो, फिर हर एक टर्म को बदलो, प्रोडक्ट रूल लगेगा 2-2 बार, इसलिए कुछ डायरेक्ट तरीका भी, और प्रूफ उसका वैसे ही आया है, एक्सपांड करके डिफरेंशिएट करते, फिर जो पैटर्न बनता है उसी को डिटरमिनेंट में वापस से लिख देते हैं। तो अब ध्यान से देखना, मेथड नंबर 2 कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, ध्यान से समझना। अभी मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, हम 2 मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहली मेथड है डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट यूजिंग कॉलम, मतलब हम कॉलम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो तुम्हें पता है कि हम रो के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि रो कॉलम इंटरचेंज हो सकती है। अब कॉलम के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, जरा वो बता देता हूं मैं, ध्यान से सुनना। कॉलम मेरी ये रही फर्स्ट कॉलम, और ये मेरी सेकंड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट करो, ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बेटा? डेरिवेटिव साइन लगा दो। तो बाकी दो एज इट इज रहेंगे, जैसा प्रोडक्ट रूल होता है ना, वैसे ही हमें करना है। बाकी वाली कॉलम एज इट इज रहेगी। अब क्या करोगे सेकंड में? अब तो तुम समझ गए होगे क्या करना है। अब किसको करोगे? fx hx को एज इट इज रखोगे, और दूसरे को करेंगे। ऐसे ही 3 होता तो 3 एक एक बार करके करते, मतलब 3 ऐसे डिटरमिनेंट दिखाई देते। समझ में आया? वो लिखने में कंटाल आता मुझे, इसलिए मैंने 2x2 एग्जांपल लिया। समझ में आया बेटा? ये डेल्टा डैश एक्स है। अब मेथड 3 पे आते हैं अपन। अब मेथड 3 क्या होगी जरा बताओ? यूजिंग रो। जो कॉलम में हो सकता है वो रो में तो हो ही सकता है, क्योंकि रो कॉलम इंटरचेंज हो सकती है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी थी ये। चलो शुरू करते हैं अब फिर से। fx, ओ सॉरी, रो वाइज करना है ना, तो पहले रो को लेंगे अपन और फिर दूसरी रो को देखेंगे अपन। तो f डैश x और इधर g डैश x, hx और kx एज इट इज। इधर बताओ अब दूसरा क्या होगा? पहला सेम, दूसरे वाले का कर दो डेरिवेटिव। शायद आरडी में है ये चीज, तुम देख लेना, ठीक है? ये हमने करा है डिफरेंशिएशन यूजिंग रो, या रो के थ्रू हमने डिफरेंशिएट करा है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो आप किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर कब कौन सी मेथड लगाए, तो बेटा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि रो वाइज करना आसान हो रहा है कि कॉलम वाइज करना आसान हो रहा है। जितने कम डिटरमिनेंट, मैं अभी बताऊंगा तुम्हें, या डायरेक्ट ही एक्सपांड करके डिफरेंशिएट कर दो। हमारे पास 3 ऑप्शंस थे। तो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बताता हूं, तुम्हें समझ आ जाएगा फिर। फाइंड f ट्रिपल डैश 0। ओ बाप रे बाप,
3 बार डेरिवेटिव करना है, याद रखना, ठीक है। और दे भी मैं रहा हूं 2x2 नहीं, अब 3x3 दे रहा हूं, तो सोच लो कितने में स्प्लिट होगा अगर देखा जाए लॉजिकली, तो कितने सारे डिटर्मिनेंट बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे अगर विदाउट एक्सपांशन तुम करने की सोच रहे हो तो। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, फिर लॉजिक बिठाते हैं कि हम क्या करें इस क्वेश्चन में। ओके, x3 बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये मेंस में आ चुका है, एडवांस का तो पता नहीं, ये गुड सीईटी में भी आ चुका है, तो किसी में भी आ चुका है, बट फिर से आ सकता है इस टाइप का, थोड़ा सा चेंज कर करके, ठीक है। तो मैं यूनिट टेस्ट में मिल सकता है ये क्वेश्चन, अभी जब यूनिट टेस्ट होगी तो इसके ऊपर 6 - 1 0 p स्क्वायर p क्यूब, ये आ गया, ठीक है। ये मेरा एक फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन, ठीक है। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, हमें क्या करना है इसको बोलो, डिफरेंशिएट। क्या इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे बताओ, ये p कांस्टेंट है, यहाँ पे p कांस्टेंट है, तो मुझे जरा बताओ हम रो वाइज जाएंगे कि कॉलम वाइज। एक्सपांड से तो मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, एक्सपांड से भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, पर 3 बार करना पड़ेगा। अभी मुझे बताओ अगर अपन रो बाय या कॉलम बाय में जाएंगे तो हम किसके थ्रू करेंगे, कॉलम 0। मैं जाऊंगा रो वाइज, रीजन है उसका, बताता हूँ क्यों। कॉलम वाइज जाओगे तो बहुत बार बहुत सारे डिटरमिनेंट बनेंगे, पर रो वाइज जाओगे तो आधे अपने आप ही उड़ जाएंगे एक ही बार में। कैसे, जरा देखो, रो वाइज करते हैं। पहली बार डिफरेंशिएशन करूंगा मैं अब 3x3 का, तो रो वाइज आ रहे हैं, तो हम पहली रो का बताओ क्या बनेगा, पहली रो का बताओ क्या बनेगा, 3x स्क्वायर cos x माइनस sin x, बाकी दो एज इट इज, प्लस अब सेकंड रो का करूंगा अंडा, थर्ड रो का करूंगा अंडा, आई नहीं सर, ये क्या करा आपने, कोई बताएगा? कांस्टेंट बेटा सेकंड रो के अबाउट करेंगे तो तीनों ही जीरो हो जाएंगे, तीनों जीरो, तो उस रो के अबाउट एक्सपांड कर दो, 3 0 तो वैल्यू तो जीरो ही आनी है अगर उसके अबाउट एक्सपांड करोगे तो। ऐसे ही जब तीसरे का करोगे, p कांस्टेंट है 0 0 0, इसलिए मैंने रो वाइज उठाया। अगर तुम कॉलम वाइज उठाते तो ये दो भले जीरो बन रहे, पर हर बार वो 3 डिटरमिनेंट तो बनते ही सही मेरे, और फिर तुम उसको सिंप्लीफाई करते, या हो सकता है हो जाता, बट उससे भी आ सकता है आंसर, देखो ऐसा नहीं है। मैंने रो वाइज करा, समझ में आया? यस ठीक है, फिर से रो वाइज ही करते हैं अब अपन, अगेन रो वाइज डिफरेंशिएट करो। बताओ क्या होगा, 6x माइनस साइन x माइनस कॉस x, ठीक है। इधर बताओ 6 - 1 0 p स्क्वायर p क्यूब, बाकी दो एज इट इज। जब सेकंड रो का करोगे तो अंडा आएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी पूरी। थर्ड भी कर लेते हैं अब तो फटाफट, अब तो हो ही गया यार, अब तो फटाफट लिख लो। 6 माइनस साइन x का cos x होगा, बट बाहर माइनस है, cos x का माइनस साइन x होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। 6 - 1 0 p स्क्वायर p क्यूब प्लस 0 प्लस 0, ये इसके 3 में स्प्लिट होंगे, ठीक है। ये इसके 3 में स्प्लिट हुए, अगर ये भी होते तो इसके अलग 3 में स्प्लिट, अरे बाप रे, सोचना ही नहीं है मैं तो, याद। हमसे क्या पूछा था बताओ, ट्रिपल डैश 0, 6 cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, x की जगह 0 आखिरी में रखते हैं ना इस टाइप से, ये तो 0, ये वैल्यू क्या हो गई बेटा इसकी, अब अंडा। क्यों बेटा, क्यों अंडा आया? तो दोनों सेम हो गए, R1 एंड R2 सेम, तो वैल्यू हो गई अंडा। किसी को कोई डाउट, यू कैन आस्क। जवाब रिपीट करेंगे थर्ड डिफरेंशिएशन वाला, थर्ड डिफरेंशिएशन, ये लो थर्ड, 6x का 6 होता है, sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, बाकी दो एज इट इज, प्लस दूसरे का करो तो 0 ही हो जाएगा, तीसरे का करो तो 0 ही हो जाएगा, फिर x की जगह 0 रख दिया, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है। बोलो। ओके सर समझ गया, मतलब हम वैल्यू ऐसे रख सकते हैं ना? कैसे रख सकते हैं मतलब, कहाँ मतलब x हमने 0 रख दिया वैसे। बेटा
अगर मैं तुमसे पूछता हूँ डिटर्मिनेंट भी एक वैल्यू एक वेरिएबल फंक्शन ही होता है, अगर मैं f(0) पूछ रहा हूँ तो x की जगह 0 ही रख रहे हो ना बेटा, फंक्शन ऑफ Yes. x। वो किसी भी वे में फंक्शन ऑफ x को रिप्रेजेंट करे डिटर्मिनेंट या किसी भी वे में, तो आंसर आ गया 0। अगर ये आप गुड सीईटी में वापस आता है तो बन जाएगा, बस गुड सीईटी में ही आ सकता है ये, या यूनिट टेस्ट में बन जाएगा। यस सर। इसको इंडिपेंडेंट ऑफ p बोल सकते हैं आंसर, इंडिपेंडेंट ऑफ p यस बिल्कुल Yes. बोल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ना इधर अगर मैं तुम्हें एक चीज और पता होती तो तुम और जल्दी कर लेते। nth डेरिवेटिव, इस टाइप का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सॉल्व एग्जांपल है हमारे मॉड्यूल का, देखना तुम ऐसे अपन ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेते हैं। द sin x सर आ गया ना, आवाज आ गई क्या? रिपीट कर सकते हैं आप? नहीं आ रही थी। हाँ आवाज चली गई। बेटा मैं बोल रहा हूँ कि nth डेरिवेटिव भी इस तरीके से पूछ सकते हैं ना, बार बार करते जाओ फिर आखिरी में 0 रख दे। तो कुछ स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव याद कर लो, मतलब मैं n बार जब sin x को वो करूंगा डिफरेंशिएट, तो उसमें एक पैटर्न बनता है, तुम खुद भी डिराइव कर सकते हो, वो ये बनता है। अब तुमसे पूछा गया सेकंड डेरिवेटिव बताओ sin x का, तो बेटा n की जगह रखो 2, sin पाई प्लस x क्या होता है, माइनस sin x होता है। देखो सेकंड डेरिवेटिव माइनस sin x ही बना था ना, ये देखो sin x का माइनस sin x, ये रहा, समझ आ रहा है? तो ये nth डेरिवेटिव है। तुम्हें थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, फटाफट n की जगह 3 रख दो। ऐसी cos x का भी याद रख लो, वो भी सिमिलर ऐसा ही है, n पाई बाई 2 प्लस x, ये याद कर लो। x रेज टू n का nth डेरिवेटिव अगर x स्क्वायर का, तो ये बनेगा n फैक्टोरियल, बनेगा कि नहीं बेटा बताओ? जैसे x क्यूब का थर्ड फैक्टोरियल बनेगा सर। x स्क्वायर 6x और 6, ये n सेम होना चाहिए, यहाँ पे जो पावर है वही होनी चाहिए। ऐसे e रेज टू x का बताओ, e रेज टू x ही होगा डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे बहुत सारे तुम बना सकते हो, तो वो तुम एक सॉल्व एग्जांपल रेफर कर लोगे मॉड्यूल का। यस ठीक है, अच्छा सॉल्व एग्जांपल है वो, रेफर कर लेना। ठीक है, ऑफ मॉड्यूल। एनी डाउट, एनीवन? जवाब दो। ठीक है, चलो तो ये अपना पार्ट खत्म हुआ। कल की क्लास मतलब अपन अभी नेक्स्ट क्लास में और करेंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन सॉल्विंग वाला पार्ट पे वापस आएंगे। मतलब अभी परसों सैटरडे और संडे तक मैं कोशिश करूंगा डिटर्मिनेंट की पूरी थ्योरी हो जाए, क्वेश्चंस तो खैर जितने करो उतने कम है। फिर उसके बाद अपन मैट्रिक्स उठाएंगे, पर अब तुम डिटर्मिनेंट का बहुत कुछ अब तुम सिंपलीफाई करना स्टार्ट कर दो ना। ठीक है, मॉड्यूल सॉल्व करना शुरू कर देना। ठीक है, धीरे धीरे। क्या बोल रहे हो बेटा? तो लास्ट का मुझे बताओ। ये लो ये तुम देख लेना, टाइम भी हो चुका है, तो हम अब वाइंड अप करने को तैयार है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टर्म टेस्ट। उम्मीद करता हूँ दैट यू वोंट डिसअपॉइंट मी एंड यू विल परफॉर्म बेटर देन बिफोर। 11 से अच्छा करोगे, यूनिट टेस्ट से बेटर करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।